नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ रुके थे और हमने ये बात भी की थी, जो कि पहला पॉइंट था कि भाई जब ड्रेनेज में और या तो किसी भी एरिया में हम लोग फ्लडिंग स्टेट की बात करते हैं तो हम लोग क्या क्या कंसिडर करते हैं। तो ड्रेनेज डेंसिटी की बात करें या तो हम लोग जो बाइफरकेशन रेशियो इसकी बात करें, शेप ऑफ द बेसिन बात करें, तो ये एग्जांपल हमने बात की थी कि एक एलोंगेटेड बेसिन है और एक आपका जो है वो राउंडेड शेप, मोर और लेस राउंडेड बेसिन है। तो उसमें भी फ़र्क हो सकता है आपका पीक फ्लड का। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बेसिन का शेप क्या है करके। आगे कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं कि स्ट्रीम ऑर्डर एंड फ्लड क्रस्ट, ये हाइड्रोग्राफ की बात हो रही। जो हाइड्रोग्राफ हमने पिछली बार बात किया कि आपके पास ये टाइम है और ये डिस्चार्ज है, तो किस तरह का हाइड्रोग्राफ होगा, भी ऐसा बन रहा है या तो आपका ऐसा करके जा रहा है, तुरंत पीक फ्लड आ रहा है, या तो एक बहुत ही सबड्यूड टाइप इस तरह का बन के जा रहा है। तो ये आपका बेसिकली हमारे हाइड्रोग्राफ की बात हो रही है। अब अगर देखें कि ये एक बेसिन है जो कि हम लोग जिसमें लोअर ऑर्डर स्ट्रीम्स हैं आपकी, तो वो क्या करेंगे, जो पहले हमने बात किया कि लोअर ऑर्डर स्ट्रीम्स जो हैं वो जिसमें टाइम लैग जो कम रहता है करके और बहुत जल्दी किसी भी एरिया में। तो अगर लोअर ऑर्डर स्ट्रीम का बेसिन आपने आइडेंटिफाई किया है तो लोअर ऑर्डर स्ट्रीम्स टेंड्स टू रिस्पॉन्ड रैपिडली टू स्टॉर्म with steep hydrographs because water has to travel only a shorter distance। तो पिछली स्लाइड में भी हम लोग जो कुछ बात की थी वो डिस्टेंस की भी बात हुई थी। तो मान लीजिए कि आपके पास तो ये क्या होगा कि आपका बहुत ही जल्दी जो है ये आपका पीक उसमें चला जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल कर रहा है बहुत कम छोटी स्ट्रीम्स में। मतलब एक यहाँ से है, एक जुड़ रहा है करके और ये जुड़ रही है करके, तो इसमें बहुत ही कम समय में आपके पास ये आ रहा है। तो जैसे इसमें दिखाया गया है कि आपके पास ये स्मॉलर ऑर्डर स्ट्रीम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। सो ये टिपिकल डेंड्रेटिक पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे। हेंस सच स्ट्रीम्स प्रोवाइड लेस टाइम फॉर फ्लड वार्निंग फॉर द डाउन स्ट्रीम रेसिडेंट्स। तो अगर मान लीजिए कि इस एरिया में यहाँ पे आपका ये वाला एरिया में आपको चाहिए और यहाँ पे रेसिडेंशियल रीजन है, तो ये एरिया में बहुत जल्दी फ्लड आ जाएगा। तो इसके लिए समय जो है, जब क्लाउड बर्स्ट होता है और ऐसा होता है तो उसमें बहुत कम बचेगा आपके पास। तो ये बिकॉज दे हैव स्मॉलर ड्रेनेज बेसिन्स, ये छोटे छोटे बेसिन्स हैं आपके बने हुए यहाँ पे, बहुत ही छोटे बेसिन्स हैं और ये बहुत जल्दी जो है इसका करेंगे। और ये बेसिन्स जो हैं ये कोर्सर मटेरियल भी कैरी कर रहे हैं, लार्जर सेडिमेंट्स फॉर अ गिवन एरिया। वेर इज हायर ऑर्डर स्ट्रीम्स, ठीक है ना, अगर हायर ऑर्डर स्ट्रीम्स ज़्यादा हैं आपकी कहीं पे विथ न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, वो आपका समय लंबा लेंगे बिटवीन द स्टॉर्म एंड द डाउन स्ट्रीम फ्लड। तो ये बात जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ड्रेनेज पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उसका हाइड्रोग्राफ कैसे होगा, देयर हाइड्रोग्राफ आर लेस पीक्ड, मतलब ये पीक्ड हम लोग कह रहे हैं इसको, ये पीक्ड है, और उसका जो हाइड्रोग्राफ होगा वो थोड़ा सा अलग वो होगा करके। मान लीजिए कि आप ये ले रहे हैं तो ये आपका हाइड्रोग्राफ जो है ये इस तरह से कुछ होगा करके, तो ये होगा। तो फ्लड वार्निंग टाइम आपके पास ज़्यादा होगा यहाँ पे। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आपका डिस्चार्ज टाइम जो होगा ये आपका काफ़ी मोर लेस स्मूथ होगा। कहाँ पे होगा, ये आपका जो हायर ऑर्डर स्ट्रीम्स में होगा। तो ये अब एरियल मॉर्फोमेट्री जो हमने बताया था कि हम लोग ज़्यादातर ये भी देखते हैं कि ड्रेनेज डेंसिटी के बारे में देख लें। तो ड्रेनेज डेंसिटी जो है वो भी एक रेशियो ही है, और इसमें जो लेंथ ऑफ स्ट्रीम्स, सारी ऑर्डर की स्ट्रीम्स को लिया जाएगा और इन द बेसिन एंड द ड्रेनेज बेसिन एरिया। तो लेंथ लिया जाएगा, सबको ऐड कर दो आप करके, आपके पास एक लेंथ आ जाएगी पर यूनिट एरिया है। और दूसरा जो है इसका, क्योंकि हम लोग पूरा एरिया ले रहे हैं उसका, तो किलोमीटर स्क्वायर, तो आपके पास ये है, ये इस फार्मूला से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे ये जो है EL जो है ये सम ऑफ लेंथ है, सॉरी। तो ये सम ऑफ लेंथ आपका जो है ये ज़्यादातर जो है सारे ऑर्डर ऑफ स्ट्रीम्स का है बाय द एरिया ऑफ द बेसिन।
अब ड्रेनेज डेंसिटी जो है इससे क्या हम लोग देखते हैं करके, तो हमारे पास अगर ड्रेनेज डेंसिटी है, द मेजरमेंट ऑफ ड्रेनेज डेंसिटी प्रोवाइड्स हाइड्रोलॉजी, ज़्यादातर जो फ्लड एनालिसिस और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो काम करते हैं उसमें, विद अ यूजफुल न्यूमेरिकल नंबर ऑफ लैंडस्केप डाइसेक्शन, बिकॉज डाइसेक्शन डेफिनेटली जो इंसाइज कर रहा है, जो इरोड कर रहा है, टेरेन को इरोड करके तभी तो ड्रेनेज आपका बनेगा, तो उसके बारे में बताता है, और रन ऑफ पोटेंशियल भी बताता है कि रन ऑफ यहाँ पे कितना हो सकता है, अधिक होगा या कम होगा, क्या होगा करके. फॉर एग्जाम्पल ऑन हाईली परमिएबल लैंडस्केप विथ स्मॉल पोटेंशियल फॉर रन ऑफ, ड्रेनेज डेंसिटीज आर समटाइम लेस देन 1 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर. ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम लोग पिछली भी कुछ चीज़ें बात की हैं, तो इसमें इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि परमिएबल लैंडस्केप में ड्रेनेज डेंसिटी काफ़ी कम होगा करके. परमिएबल कौन सा होगा, मतलब आपका जो ये है जहाँ पे हाईली परमिएबल लैंडस्केप है, जब पोटेंशियल आपका फॉर द रन ऑफ स्मॉल पोटेंशियल को बहुत जल्दी पर्कुलेट होगा करके. और आपका दूसरा है ऑन हाईली डाइसेक्टेड सरफेस ड्रेनेज डेंसिटी आर ओवर 500 किलोमीटर पर किलोमीटर आर ऑफन रिपोर्टेड. क्लोजर इन्वेस्टिगेशन of the processes responsible for drainage density variation, ये क्या क्या है फैक्टर, एक कलेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है, ये एक फैक्टर से नहीं होगा. इसमें है आपका क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल इन्फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी, आपका या तो कैपेसिटी ले लो, वेजिटेशन अगर है, एंड जियोलॉजी, क्या मटेरियल है, किस तरह का है करके. तो इस सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है. इफ इनफिल्ट्रेशन डोमिनेट्स ओवर रन ऑफ tends to have lower drainage density. तो इसका एक एग्जाम्पल है आपका कि यहाँ पे ये जो एरिया है ये पूरा सैंडी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रेनेज डेंसिटी विल बी लो बिकॉज इट प्रमोट्स इन्फिल्ट्रेशन, इवेंचुअली रिजल्ट इनटू लोअर ड्रेनेज डेंसिटी. तो ये सबसरफेस जियोलॉजी भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे कि यहाँ पे किस तरह का मटेरियल है. दूसरा कि आपका इसमें अगर आप लेके चलें तो फ्लड इंटेंसिटी के बारे में भी आप बात कर सकते हैं करके. ये कुछ आपके बेसिन शेप हैं जो हमने बात की है कि आपकी इलॉन्गेटेड है, तो वो वहाँ पे कैसा होगा, बेसिन शेप में भी फ़र्क पड़ेगा आपका. तो डिफरेंट हाइड्रोग्राफ्स आपके मिल सकते हैं यहाँ पे. तो ये शेप पे भी, शेप जो पार्ट हमने की है पहले, उससे भी आपका कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि हाइड्रोग्राफ कैसे होंगे, और ड्रेनेज डेंसिटी को भी लेके. चैनल डिस्चार्ज हम लोग एक वो बहुत ही सिंपल सरल तरीके से, हालांकि इसमें और भी इक्वेशंस हैं आगे जो कि आप अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में करना चाहे तो उसको कर सकते हैं, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है. अगर विड्थ है, चैनल का क्रॉस सेक्शन है, और डेप्थ, जैसे विड्थ एंड डेप्थ, और वेलोसिटी है आपका मीटर पर सेकेंड आपके पास है, तो आप इसका एरिया को लेते हुए और जो भी आपका जो पैरामीटर्स लेके आप इसकी डिस्चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हैं करके. तो मान लीजिए कि ये आपकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड की है यहाँ पे, और चैनल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपका 25 स्क्वायर मीटर का है, तो देन दैट विल गिव यू 125 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड का डिस्चार्ज होगा आपका. हालांकि आजकल जो है ये बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें हम लोग कहते हैं डिजिटल आपके जो हैं वो उससे ये मेजर कर लेते हैं आपका कि क्या डिस्चार्ज है करके. अब ड्रेनेज टेक्सचर के बारे में लास्ट में बात कर लेते हैं, ये भी जियोलॉजी पे ही डिपेंड रहता है करके पूरा, जो कि ड्रेनेज टेक्सचर इज़ डिफाइंड एज रिलेटिव स्पेसिंग, मतलब एक स्ट्रीम और दूसरे स्ट्रीम के बीच में स्पेसिंग कितना है उसको हम लोग ड्रेनेज टेक्सचर से बात करते हैं करके. कॉमनली टर्म्ड एज, और ड्रेनेज टेक्सचर इसको क्लासीफाई किया जाता है कोर्स, मीडियम एंड फाइन. तो कोर्स है वहाँ पे आपकी लो ड्रेनेज डेंसिटी होगी, डेवलप्स ऑन हार्ड रेजिस्टेंस रॉक और ओवर हाईली परमिएबल मटेरियल, ठीक है, जिसमें ड्रेनेज डेंसिटी कम होगी करके. मीडियम जहाँ पे होगी मॉडरेट डेंसिटी हम लोग कहेंगे, डेवलप्स ऑन हार्ड विथ मॉडरेट परमिएबिलिटी ऑफ रॉक्स, क्लोजली स्पेस जहाँ पे होगी
वो आपका जो है जैसे इस तरह का है, तो ये इस तरह के मटेरियल में वो ये रॉक टाइप होगा, शेल है। ये जो है ये लो परमेबिलिटी है, इसकी ये लो परमेबिलिटी है, तो ये पानी होल्ड करेगा इसको, मतलब इसमें, और इसमें बहुत ही फाइन ड्रेनेजेस होगी। तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा टाइप का रॉक होगा करके। तो गैब्रो और ग्रेनाइट जो है ये आपका इग्नियस रॉक्स हैं, ये दोनों जो हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और ये जो हैं हम लोग इग्नियस रॉक्स कहते हैं इसको। तो ये काफ़ी मैसिव होते हैं करके। तो इस तरह से इसका भी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि क्लोजली स्पेस ड्रेनेज है, ज़्यादातर क्ले एरियाज़ है या तो सिल्टी सेडिमेंट्स हैं विथ लो परमेबिलिटी, वहाँ पे आपका ये मिल सकता है। और शेल जो है ये ज़्यादातर हमको ये जानते हैं कि इसको ये फाइन ग्रेन होता है करके। और ये मीडियम टू कोर्स ग्रेन आपका मिलेगा। सो रीसेंट एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को लेके भी लोगों ने काम किया है, कुछ एक तरह का रिकरेंस इंटरवल निकाला है करके। तो इसकी एक्सरसाइज के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसे देखा जाता है करके। तो ये आपके पास एक तो डेटा होना चाहिए जो कि आप डिफरेंट ईयर्स में आपने क्या रिकॉर्ड हुआ है वहाँ पे, इसका डिस्चार्ज क्या था, क्यूबिक फीट पर सेकंड ले लो या क्यूबिक मीटर पर सेकंड ले लो। यहाँ पे ये एक यूएस का एग्जांपल है जिसमें हम लोग ले रहे हैं, तो क्यूबिक फीट पर सेकंड इन्होंने दिया है। फिर उसके बाद उसका रैंकिंग किया गया है। तो यहाँ पे रैंकिंग जो सबसे ज़्यादा है, मतलब ये तो आपने क्रमांक में लगा दिया पूरा 1951 से लेके 1960 तक, और फिर इसमें देखा कि कौन सा सबसे ज़्यादा है करके। तो सबसे ज़्यादा जो होगा इसको फर्स्ट ऑर्डर दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर दिया है, इसको 1440 है। फिर सेकेंड ऑर्डर 1300 है, फिर ये 1200। इस तरह से ये आपको ये इसके ऑर्डर दिए गए हैं। और उसी के बेसिस पे रिकरेंस इंटरवल निकाला गया। ये कैसे निकाला है, मतलब ये एक वर्षों में निकाला है कि इतने वर्षों में, मतलब इस तरह का फ्लड जो 1957 में आया था वो रिवर में, उस तरह के फ्लड को रिपीट होने में 11 साल का अंतर आएगा करके। और जो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सबसे कम जो है वो करीब ये वाला दिख रहा है करके, ये करीब करीब 1 साल 1 महीने में या आ जाएगा आपका। तो ये अगर देखें तो ये आपका इसका डिस्चार्ज इतना ज़्यादा नहीं था करके। लेकिन जो मेजर डिवास्टेटिंग फ्लड था जिसको रैंक 1 किया गया है 1957 का, उसको 11 साल का अंतर लगेगा। हर 11 साल में इस तरह का आएगा। लेकिन ये किस हद तक ये सही है, ये एक प्रश्न है जिसको हम लोग आगे बात करेंगे करके। तो जैसे कि इसमें जो है ये लिया है, ये कोलोराडो रिवर का है, ये वही हम लोग जो पिछले देख रहे थे। तो इसको जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें कि ये 1965 का है, इसको ऑर्डर 1 किया गया है। फिर 1440 का है, इसको सेकेंड ऑर्डर। इसी तरह से ये सारे ऑर्डर्स किए गए हैं। जो पिछला हम लोग देख रहे थे उसको भी दिया था। तो यहाँ पे इसका ऑर्डरिंग आपको दिख रहे हैं कि ये हम लोग जो देख रहे हैं करके। तो ये ऑर्डर की बेसिस पे ये देखते हैं कि सपोज द रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम मीन डिस्चार्ज बाय ए पर्टिकुलर स्ट्रीम ईच ईयर हैव been kept for n years. Okay, so each of this year maximum discharge can be given rank M, जो हम लोग पहले दे रहे हैं कि रैंक दिया है अपने, कितना रैंक दिया है, where rank 1 stands for maximum discharge of this years in this years, मतलब जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें करके। रिकरेंस इंटरवल कैन बी कैलकुलेटेड एज R इक्वल टू n+1, मतलब जो आपका ईयर है उसको आप ऐड करोगे प्लस द मैक्सिमम रैंक जो दिया है वो करके। तो वेरिस n इज द नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिकॉर्ड्स। 25 ईयर्स का है, कितने सालों का आपके पास रिकॉर्ड है। तो फॉर एग्जांपल इन 25 ईयर्स द मैक्सिमम डिस्चार्ज वाज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 1965 और ये 1520 क्यूबिक फीट पर सेकेंड का था, विच रैंक्स फर्स्ट इन द लिस्ट। तो इसको अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, 26 साल का जो है ये निकलता है। सो इफ़ वी वुड लाइक टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट्स, मतलब इस तरह का इवेंट्स अगर वापस
कब आएगा, तो ये करीब करीब 26 साल का इसमें एक गैप है या तो स्पैन है जिसके बीच में आएगा। और इफ़ वी वांट टू फाइंड द रिकरेंस ऑफ योर 1971 फ्लड, ठीक है, जो कि 7th रैंक किया गया था, तो उस तरह का जो है इसका 3 या 3.5 वर्षों में इस तरह के फ्लड्स देख सकते हैं, ठीक है। सो द रिकरेंस इंटरवल फॉर सच हाई फ्रीक्वेंसी फ्लड ऑफ 1971 विल बी 3.7 ईयर्स। अब मुद्दा ये है कि आपका ये सवाल हैं हमारे दिमाग में है, जिसको हम लोग एक बात करेंगे कि एक तो क्या क्लाइमेट सेम रहा, मतलब हम लोग ये कहेंगे कि वेदर द क्लाइमेट रिमेन सेम थ्रू आउट। हालांकि इतनी जल्दी क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज तो बहुत समय लगता है उसको। दूसरा, वेदर द एरिया, ये हम लोग बेसिकली बेसिन एरिया की बात करेंगे जहाँ पे भी पॉपुलेशन है, was not modified। ये एक सवाल है कि क्या एरिया मॉडिफाई हुआ कि नहीं हुआ, ह्यूमन इन्फ्लुएंस मेनली, ठीक है। और दूसरा जो ये बेसिकली आपका अर्बनाइजेशन से हो सकता है, अर्बन डेवलपमेंट, और ह्यूमन इंटरफेरेंस आपका हो सकता है। तो ये क्या हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या इसका असर उस पर नहीं पड़ेगा करके। और अपर रीचेस में एनी चेंज और मॉडिफिकेशन इन अपस्ट्रीम, और आपको ले लो कि कैचमेंट में, तो ये आपका असर डेफिनेटली करेगा। हालांकि कुछ हमारे उसके लिए कि ठीक है, संतुष्टि के लिए हम लोग इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्ट जो है ये आपका डेफिनेटली फ्लडिंग स्टेट में आने के लिए और इसको अफेक्ट करेगा। अगर आप मान लो कि आपका चौथा एक है कि अगर अपस्ट्रीम में मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, तो ये क्या हो सकता है, डैम्स आपने बना दिए हैं करके, तो भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि डिस्चार्ज की बात हो रही है। ओवरऑल जो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं वो डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज मैनमेड भी हो सकता है आपका करके। तो देखते हैं कि फ्लड कंट्रोल्स में क्या बात हो रही थी। ये बातें जो हैं इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रख के हमेशा चलेंगे कि जो रिकरेंस इंटरवल है उस पर जिस तरह का मेथड दिया है उससे सीधा सीधा हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बदलाव देखे गए हैं। और सबसे बड़ा जो क्लाइमेट की हम लोग बात कर रहे हैं, क्लाइमेट को हम लोग कंसिडर तो करें, लेकिन हमारे जो प्रेसिपिटेशन जो है, रेनफॉल है, ये क्या सेम रहा थ्रू आउट या कुछ चेंज आया है इसमें, कि पहले कम हो रहा था लेकिन अभी ज़्यादा हो गया। तो वो डेफिनेटली जब ये फ्लड्स आते हैं, इंटेंस फ्लड्स हैं जिसके बारे में जहाँ पे बात किया कि 1965 का जो था, कुछ आई थिंक 1965 की बात हो रही थी, तो अगर उस समय तो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज था, तो वो रेनफॉल डेफिनेटली अफेक्ट किया है। तो ये पूरा जो है हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी। फ्लड कंट्रोल्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ज़्यादातर फ्लड कंट्रोल जो हैं वो आपका ये है कि the river channels, a river channel is considered to be in flooding state when the runoff water spills over the bank। ये हम लोग पहले भी बात करें कि भी सिंपल एक है आपका, अगर रन ऑफ जो है वो पानी जो है चैनल से बाहर आएगा, ऊपर चलना शुरू करेगा, तो उसको हम लोग वो चैनल को कहेंगे कि ये आपका जो है वो फ्लडिंग स्टेट में आ गया है करके।
ड्यूरिंग फ्लड स्ट्रीम कैरीज एंड डिपॉजिट एक्सेस मिक्स बेड लोड, मतलब ये पुअरली सॉर्टेड होता है, ये नहीं कि पूरा सॉर्टेड मटेरियल आएगा, पुअरली सॉर्टेड होगा, मिक्स बेड लोड होगा। हेंस इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द चैनल शुड बी पीरियोडिकली क्लीन। ये काफ़ी जगह पे इस पे आजकल चर्चा हो रही है। क्या हम लोग इसको दूसरा जो क्रूड तरीका है उसको कहते हैं खनन करना, लेकिन खनन भी बहुत ही सिस्टमेटिकली होना चाहिए। आप ये नहीं कि आपने कहीं पे बहुत गहराई में खुदाई कर दी और कुछ एरिया में बिल्कुल शैलो, कुछ एरिया में छोड़ दिया है, वो आसपास के एरिया को अफेक्ट करेगा, चैनल अफेक्ट करेगी उसका करके। तो ये भी बहुत ही मॉनिटर्ड तरीके से खनन होना चाहिए, और कितना चैनल को क्लीन करने के लिए खनन होना चाहिए या तो ड्रेजिंग होनी चाहिए हम लोग कहेंगे, वो एक साइंटिफिकली स्टडी होनी चाहिए, उसकी साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। उसके बाद ही वो एरिया में आप अलाउ करें लोगों को काम करने के लिए, या तो आप खनन के लिए लोगों को, क्योंकि बालू की ज़रूरत तो रहती है सभी कंस्ट्रक्शन में, लेकिन ये बहुत ही मॉनिटर्ड साइंटिफिक वे में इसका होना चाहिए करके, तो ये ज़रूरी भी है। अब क्यों? सो दैट द रिवर बेड लेवल, तो रिवर का जो लेवल है, बेड का लेवल है, इज़ नॉट रेज्ड एंड द हाइट ऑफ द बैंक्स आर डीप इनफ टू प्रोवाइड ईजी वे टू द नेक्स्ट फ्लड वाटर। मतलब सिंपल सा एक बात है कि आपके पास ये चैनल है, फ्लड आया, मतलब अभी यहाँ पे आपका फ्लड हुआ, तो ये क्या होगा आपका, ये फ्लड में आप हो सकता है कि गहरा भी करेगा जैसे हमने पहले देखा, और ये सेडिमेंट छोड़ के चला जाएगा यहाँ पे। अगर इस यहाँ पे तो आपके पास ये एलिवेशन था, डेप्थ थी, यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, कुछ भी नहीं बचा, ऑलमोस्ट मतलब आपके पास नील के आसपास है करके, मान लीजिए कि आपका इतना भरा है, चलो तो भी आपके पास सिर्फ इतना ही बचा है। तो पहले फ्लड में आपके पास ये पूरी डेप्थ थी यहाँ से लेके यहाँ तक वाटर फ्लो के लिए, लेकिन अब जो रह गई वो इतनी रह गई आपकी। तो ये इसके लिए आपको ड्रेजिंग करना और चैनल को क्लीन करना पीरियोडिकली, ये बहुत ज़रूरी है। एडिशनल फ्लड प्रोटेक्शन कैन बी गेन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉर्ट वॉल्स एडजेसेंट टू बैंक, दैट इज़ व्हाट वी कॉल आर्टिफिशियल लेवी। ये एक्चुअली एक बात है जो कि हम लोग अमूमन देखते हैं कि ये कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे रिवर को एक हम लोग कहते हैं, रिवर है टेंडेंसी टू माइग्रेट, मतलब रिवर फैलेगी आपकी, क्योंकि शैलो चैनल है आपका, तो जैसे ही पानी आया उसके बाद ये पानी फैलना शुरू करेगा, कटाई भी होगी साइड में। तो ये जो है, इसका जो है आर्टिफिशियल लेवी बनाई, तो आपने एक तरह से उसका जो बैंक का जो हाइट थी उसको बढ़ा दिया आपने करके। तो इसको और भी हम लोग कह सकते हैं कि ये टिपिकल एक जो है, इसको कहते हैं हम लोग रिवर ट्रेनिंग। तो रिवर को ट्रेन कर दिया कि आप इतने ही हिस्से में से बहेंगी, अब इधर उधर नहीं जाएगी। लेकिन ये और भी तरीके से फ़ायदेमंद रहता है कि ये आप साइड में जो है इसका एरिया यूज़ कर सकते हैं वेजिटेशन के लिए, या तो आप एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए, एंड ऑल्सो विल बेनिफिट द वाइल्ड लाइफ, फिश पॉपुलेशन आप ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अच्छी गहराई है। और अगर इसको आपने अच्छे से स्ट्रीम को गाइड कर दिया है, नदी को गाइड कर दिया है, तो आसपास में आप कुछ सीनिक वो भी बना सकते हैं, जैसे रिवर फ्रंट बहुत जगह पे बना है, उसके कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे करके। काफ़ी शहरों में हमारे देश में भी बनाया गया रिवर फ्रंट, और ये विदेश में तो ज़्यादातर इस तरह की रिवर ट्रेनिंग बहुत कॉमनली किया जाता है करके। अब ये एक एग्जाम्पल है कि इसका ड्रेजिंग जैसे हम लोग बात करते हैं कैसे जरा, ये एक ब्रिज है, ये बहुत पुराना फोटोग्राफ है, 20-25 साल पहले हमने लिया था, लेकिन उससे पहले का ही है काफ़ी। अब इसमें बैकग्राउंड में आपको हम लोग बताएं कि ये जो एरियाज़ हैं ये लैंडस्लाइडेड एरियाज़ हैं सारे, और ये स्ट्रीम्स आके ये इसी नदी में मिलती हैं यहाँ पे, तो ये सारे लैंडस्लाइड्स हैं। तो ये लैंडस्लाइड क्या कर रही है, आपका लूज मटेरियल जो है इजीली अवेलेबल कर रही है। अगर बारिश हुआ तो खटाक से इसमें
बहुत जल्दी ही इस एरिया में सेडिमेंट्स आ जाएंगे। अब ये एग्जाम्पल है कि ब्रिज का है, जिसमें नीचे आपका मतलब कॉलम्स भी दिए हैं और ये आर्क भी आपकी है। और ये अभी तो बड़ा ब्रिज बना दिया है यहाँ पे, लेकिन ये पुराना ब्रिज था और ये एक ही ब्रिज था जो देहरादून और ऊपर जो मसूरी एरिया है उसको कनेक्ट करता था करके। अब इसमें आप देखेंगे ये तस्वीर में तो ये पूरा एरिया पूरा भर गया है करके, इतना ही पोर्शन बचा है, तो ये आपका चैनल फिल हो गया है पूरा। दूसरा देखें, ये अभी बाद में जब हमने फील्ड में लिया वो फोटोग्राफ, ये वाला फोटोग्राफ एक इंस्टीट्यूट है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, उसमें लगा हुआ है ये पूरा। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे सर्वे कर रहे थे, स्टूडेंट्स भी जाते थे, तो ये देखा, ये अपस्ट्रीम से हम लोग इसको फोटोग्राफ किए, मतलब यहाँ से ये फोटोग्राफ किया हुआ है, इसको नीचे देख रहे हैं करके। तो ये ब्रिज के नीचे सेडिमेंट्स ना जमा हुए ज़्यादा हो और इसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये एरिया को ये डेफिनेटली अफेक्ट करता है। काफ़ी पुराना ब्रिज है ये, तो ये एम्बैकमेंट बना दिया गया ये वाला, ताकि ये एक शॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन के लिए ये एम्बैकमेंट है। ये एम्बैकमेंट बनाया ताकि आपको सेडिमेंट्स को यहाँ पे होल्ड किया जाए, सेडिमेंट ज़्यादा जाए नहीं यहाँ पे। अब आगे देखें तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फ्लड ऑन फ्लड प्लेन्स अगर देखते हैं तो ये क्या हो रहा करके। तो ये इस तरह की एक्सरसाइज भी एम्बैकमेंट्स बनाने के भी करते हैं, लेकिन हम इस पर एक बात करेंगे जब लैंडस्लाइड पे बात कर रहे हैं, तब ये फिर से ये तस्वीर दिखाएंगे करके आपको। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्लड ऑन फ्लड प्लेन्स, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोग्राफ जो हम लोग देख रहे हैं वो है, डिस्चार्ज है, टाइम है आपके पास। तो ये एक आपका टाइम जो है, ये पीरियड ऑफ रेनफॉल है, ये हुआ, और इसमें आपका जो एक हाइड्रोग्राफ बना वो इस तरह से कुछ बना, स्मूथ है करके, ठीक है। तो ये क्या था, ओरिजिनल चैनल का था कि इसमें समय लगता था और समय होते होते ये आपका फ्लड से इसमें आता था करके। लेकिन दूसरा क्या हुआ, ये वाला इस तरह के भी क्यों आया भाई, ये कब हुआ, ये स्ट्रीम फ्लो आफ्टर अर्बनाइजेशन। तो ये चीज़ें भी पाई गई है। और जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो बड़े शहरों में फ्लड्स इतनी जल्दी क्यों आ जाते हैं करके, तो कारण ये है क्योंकि आपने उनके जो रास्ता था, नदी का जो रास्ता था, स्ट्रीम्स का जो रास्ता था, उसको ब्लॉक किया, वहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन कर दिए। इनएडिक्वेट ड्रेनेज, आपने जो ड्रेनेज थी उसको भी ख़त्म किया, और ड्रेनेज आपने ऐसी बनाई भी नहीं जिसमें जल्दी से जल्दी पानी निकल सके। तो आपकी नदी जो है उसमें बहुत ही मतलब फास्ट, एक रीज़न ये भी है कि आपके पास एरिया ऑफ पर्कुलेशन बहुत कम रहा, आपने कंक्रीट जंगल्स बना दिए वहाँ पे, तो जो डिस्चार्ज हो रहा है वो बहुत क्विक हो रहा है, रन ऑफ, और ये बहुत जल्दी इस एरिया को आपका फ्लडिंग स्टेट में ला देगा। तो आपके पास टाइम लैग जो था, ओरिजिनल टाइम है, ये टाइम लैग था, और बाद में आपके पास बहुत ही कम टाइम लैग रह गया, तो बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो आज यहीं रुकते हैं, और कुछ पॉइंट्स बचे हैं इसमें बात करेंगे, फिर नेक्स्ट उससे हम लोग एक नया टॉपिक के ऊपर बात करनी शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।